हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स इन फार्मा। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि 24 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है DSSB का। और उसमें बहुत कम दिन बचे हैं, मुश्किल से 19-20 दिन बचे हुए हैं। अगर आप आज को काउंट करते हैं या नहीं करते हैं डिपेंड करता है इस पर। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने इस वीडियो में सारे के सारे जितने भी DSSB के पेपर हुए हैं इस साल, उन सारे पेपर्स को एनालाइज किया है, देखा है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, हर सब्जेक्ट को एनालाइज किया है, फार्मा को एनालाइज किया है, नॉन फार्मा को एनालाइज किया है। नॉन फार्मा में बच्चे ज़्यादा डरते हैं, मैंने उसको भी अच्छे से एनालाइज किया और ये देखा है कि टॉप क्वेश्चंस कौन कौन से रहे हैं, टॉप वो क्वेश्चन किस टॉपिक से बिलोंग करते हैं, उस टॉपिक को स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए, कितना टाइम चाहिए, वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो एक्चुअल में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको एक्चुअल में बताएगा ये जो आपके पास कम दिन बचे हैं आपको किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर ध्यान देना है। मैंने बिल्कुल माइक्रो सेग्रीगेट किया है, आपको ये नहीं बोला है कि इस सब्जेक्ट पे ध्यान दे दो। मैंने ये भी कोशिश करी है कि मैं आपको माइक्रो सेग्रीगेट करके ये बता दूं कि इस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर ध्यान दे दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या क्या एनालाइज किया है। मई मंथ में एक DSSB का पेपर हुआ था फार्मासिस्ट का, 3 दिन चला था, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था। तो वो सारे के सारे पेपर डाउनलोड करके मैंने एनालाइज करें। फिर जून में एक पेपर हुआ था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, फार्मासिस्ट का पेपर था, वो भी DSSB ने करवाया था। फिर एक जुलाई में पेपर हुआ था, शायद वो DTAB का था, फुल फॉर्म तो शायद मुझे याद नहीं है, बट DTAB ने कहा था, एग्रीकल्चर मतलब दिल्ली टेक्निकल कुछ एग्रीकल्चर बोर्ड समथिंग वाज देयर। तो जुलाई का पेपर था। उन सारे पेपर्स को मैंने एनालाइज करके यहाँ पे एक्चुअल में बताया है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए हैं, किस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं नॉन फार्मा से, या फिर मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि DSSB का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। जिसको पता है वो कोई बात नहीं, 30 सेकंड या 40 सेकंड लूंगा मुश्किल से, ठीक है। DSSB का एग्जाम होता है 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 आवर्स का, ठीक है। 2 घंटे में 200 सवाल करने होते हैं। एक सवाल को सही करने पे 1 नंबर मिलता है, यानी कि 200 सवाल को सही करने पे 200 मार्क्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या हुए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स क्या हुए, 200। एक सवाल अगर आपने गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। इस 200 सवाल में से 100 सवाल आते हैं नॉन फार्मा के और 100 सवाल आते हैं फार्मा सब्जेक्ट। नॉन फार्मा में 5 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। जीके का मतलब स्टैटिक और करंट अफेयर नहीं है, दोनों ही आता है। स्टैटिक भी आता है, करंट अफेयर भी। स्टैटिक मतलब वो सब्जेक्ट, वो चीजें जो चेंज ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा कौन कौन से स्टेट में बहती है, तो आपको पता है ये तो चेंज नहीं होगा, अगले साल भी यही आंसर रहेगा। और करंट अफेयर इज लाइक कि इस साल RBI का गवर्नर कौन है, इस साल कोई और होगा, नेक्स्ट ईयर कोई और होगा, ठीक है। इसी तरह से दोनों तरह के सवाल आते हैं, इंग्लिश आती है, हिंदी भी आती है। फिर आगे फार्मा में 5 पार्ट्स में ये आपका जो पूरा का पूरा पेपर है बटा हुआ होता है। डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, डोमेन 4, डोमेन 5। ये GPAT की तरह नहीं होता, मतलब जिनको नहीं पता मैं बता दूं, डोमेन 1 में जरूरी नहीं कि सिर्फ एक किसी सिंगल सब्जेक्ट से सवाल आए, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं फार्माकोलॉजी का, ठीक है। जरूरी नहीं कि फार्माकोलॉजी का सवाल सिर्फ डोमेन 1 में आए, हो सकता है डोमेन 2 में भी आ जाए, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, सब में आ जाए। और हो सकता है किसी 3 में आए, 2 में आए, कुछ नहीं। बस उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए, और एग्जाम का फॉर्मेट ऐसा ही है कि आपको 20-20 मतलब के पार्ट में क्वेश्चंस देने हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से क्वेश्चंस को बांट दिया है बस, और कुछ नहीं है। कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं बटा होता डोमेन। इसमें एक ट्विस्ट क्या है कि ये ना बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आता है कि पहले ये रीजनिंग आएगा, फिर जीके, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, डोमेन 4, डोमेन 5। यानी कि आप एक सेक्शन को सबमिट करे बिना दूसरे सेक्शन पे नहीं कूद सकते। लेकिन ये एम CRE की तरह बिल्कुल नहीं है। एम CRE में क्या था, आपके पास 18 मिनट थे और आपके सामने 20 सवाल थे। अगर आपने वो सवाल 10 मिनट में कर दिए, 20 के 20 सवाल मान लो 10 मिनट में कर दिए, तो आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप 18 मिनट से पहले नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंच जाओ।
आपको 18 मिनट एक सेक्शन पे देने ही देने हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको पूरे 120 मिनट दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा लो भाई कर लो सवाल। ठीक है, बोल दिया जाएगा ले भाई सवाल कर ले, और आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी खत्म करके आगे बढ़ सके। हाँ, आप स्किप नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आपने रीजनिंग के बाद गलती से हिंदी खोल लिया तो आप बैक नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारे के सारे सवाल आपके छूट जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि रीजनिंग पूरा पढ़ना है और किसी एक सवाल पे ज्यादा समय नहीं देना है। देखो ये जो फार्मा के सवाल है ना, ये बहुत ज्यादा डुएबल होते हैं। तो फार्मा के जो 100 सवाल है, बंदा आराम से 30 से 35 मिनट में सॉल्व कर सकता है। तो मैं ये मान लूँ ये सारे जो सब्जेक्ट है ये करने के लिए आपके पास 1.5 आवर्स होंगे। 1.5 आवर मतलब करीब 90 मिनट्स होंगे आपके पास, और आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है वो मैथ्स होता है और रीजनिंग होता है, क्योंकि जीके का तो क्या है कि आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, आप तुक्का मारना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ना ही मारे, अनलेस आपको किसी 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। ये नहीं कि चारों में से कुछ भी नहीं पता हो तुक्का मार दे रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है ऐसा। ठीक है, इस टाइप से करना है। मैंने यहाँ पे एक डेमो टाइप का बना रखा है कि कैसा पेपर होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि ये वाला जो सेक्शन है S1 मतलब सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1 इज रीजनिंग, सब्जेक्ट 2 इज जीके, सब्जेक्ट 3 इज मैथ्स, इस टाइप से। ठीक है, तो S1 S2 S3 S4 S5 इस हिसाब से होता है, पूरा S10 तक होता है। ठीक है, अगर आप S5 पे चले गए तो आप बैक नहीं जा सकते, ये बात याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है, वरना आपको पेपर आता होगा नहीं आता होगा आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो चलो नॉन फार्मा से शुरू करते हैं। नॉन फार्मा में सबसे पहले आता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग से शुरू। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जो मेजॉरिटी मैंने देखे हैं सब्जेक्ट, मैंने करीब 8 से 10 पेपर एनालाइज किए हैं फार्मा की। तो मुझे ये पता चला कि अल्फाबेट बेस्ड रीजनिंग के सबसे ज्यादा सवाल आए हैं, फिर कोडिंग डिकोडिंग वगैरह वगैरह ये सब आप पूरा देख सकते हैं। मैंने इसका एक पाई चार्ट बना रखा है, यहाँ पे समझाना ज्यादा आसान है। देखिए, ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये ऐसे सवाल होते हैं कि आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। तो आपको प्रैक्टिस करनी ज्यादा जरूरी है। कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, बिल्कुल मैंने लास्ट में बताया हुआ है वीडियो के, आप टेंशन मत लो। अभी बस आप ये ध्यान रखो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये 3 टॉपिक कवर कर लो आप, ठीक है, अगर ये 3 टॉपिक कवर कर लो तो आप मोर देन 50% सिलेबस कवर कर पाओगे। 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? अल्फाबेट बेस्ड रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। करेक्ट? ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं, नंबर एनालॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट, अगर आप ये 3 सब्जेक्ट पूरे कर लो तो आपका मोर देन 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। करेक्ट? तो सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे, बाकी भी करेंगे अगर टाइम बच जाए तो, ऐसी कोई बात नहीं। जिसको ये आता हो ऑब्वियसली वो आगे आगे बढ़ो, जरूरी नहीं इस पे पड़े ही रहना है। कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए आगे वाले सब्जेक्ट, अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। जनरल नॉलेज में से अगेन वही बात, ये जो 3 सब्जेक्ट है मोर देन 50% सिलेबस इनसे ही आया है। देखो ग्राफ में देखते हैं एक बार, देखो अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस किससे आया है? पॉलिटी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी। और साइंस एंड टेक ना, हम साइंस वालों का अच्छा ही होता है, तो उसमें ज्यादा इशू नहीं आता। तो मैं मान के चलता हूँ साइंस एंड टेक के भी आप नंबर ले ही लोगे। करंट अफेयर पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। इन केस किसी को ये सब्जेक्ट्स आते हैं वो करंट अफेयर पे टाइम दे, कोई इशू नहीं है, उसको करंट अफेयर पे टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक एज प्रोवाइड करेगा जो बाकियों के पास नहीं होगा। बट एज तो तब मिलेगा ना जब आप बाकी ये वाले सवाल कर पाओगे। जब आपसे यही नहीं हो रहा तो आप एज का क्या ही करोगे। करेक्ट? तो सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना है। कैसे पढ़ना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या है, हर सब्जेक्ट से सवाल आया हुआ है यार, हर सब्जेक्ट से। लेकिन मैं वो सब्जेक्ट बता रहा हूं आपको जो बहुत आसान है इन दिनों में खत्म करना। ठीक है, क्या क्या है वो सब्जेक्ट? प्रॉफिट लॉस इजी है करना, टाइम डिस्टेंस हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ये भी आप कर सकते हो, एवरेज भी आप कर सकते हो।
मतलब ये जो पार्ट हुआ ना, ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन भी इजी रहता है, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स जैसा ही पेपर आता है। डीआई हर कोई कर लेगा, डीआई पढ़ के भी जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बैठे बैठे आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाइप एंड सिस्टर्न और परसेंटेज भी आप कर सकते हो इन दिनों में। तो मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 70% सिलेबस आप इन दिनों में खत्म कर सकते हो। अगेन बोलोगे यार मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, सर कह रहे हैं कि खत्म कर लोगे। मैं बताऊंगा कैसे खत्म करना। मैं बस आपको सब्जेक्ट के लिए याद दिला रहा हूं कि आपको किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करना, ठीक है। परसेंटेज देखना है किसका ज्यादा है, सबसे पहले ज्यादा परसेंटेज वाले सब्जेक्ट्स को खत्म करो, फिर जाना कम कम परसेंटेज वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख, इंग्लिश। इंग्लिश में वोकैबलरी का सबसे मेन इंपॉर्टेंस रहा है, चाहे सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, स्पेलिंग हो, ये सब किससे लिंक है? ये सब वोकैब से ही लिंक है। अगर आपको आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी तो आप ये कर जाओगे, और नहीं होगी तो यार वहां पे तुक्का लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। ग्रामर से भी अप्रोक्सीमेटली 25% पेपर आया है, ठीक है। अगर आप ग्रामर अच्छी कर लो अपनी, ठीक है, तो भी आप ये पॉसिबल है। ग्रामर अच्छी करने के लिए क्या है, ग्रामर अच्छी करना बहुत आसान है, ग्रामर अच्छी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वोकैब पढ़ने में यार इसमें तो समय जाता है अच्छा खासा। तो आप अभी के लिए क्या करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने शुरू कर दो। आगे मैंने सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। ईडीएम से भी कुछ सवाल आया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर कोई कर लेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 सवाल आते हैं, यानी कि 25% पेपर आता है। प्लस पैरा जंबल्स के भी कुछ सवाल आते हैं। पैरा जंबल मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 ऐसे 4 सेंटेंस दिए होंगे, S1 S2 S3 S4 करके, और बोला जाएगा नीचे ना उसको अरेंज कर दो सीक्वेंस वाइज, कि पहले S4 आएगा, फिर S2 आएगा, फिर S1 आएगा, फिर S3 आएगा, इस हिसाब से अरेंज कर दो। इसको बोलते हैं पैरा जंबल्स। तो पैरा जंबल से भी सही सवाल आ जाते हैं, वो भी डुएबल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती ज्यादा। तो ये सब्जेक्ट ये 35% तो डुएबल होता है, हर कोई कर लेगा, ठीक है। एज कहाँ मिलेगा इसमें, वोकैबलरी में। एज कहाँ मिलेगा, ईडियम्स में। ग्रामर भी आप कर लोगे मुझे पता है, अगर नहीं भी हो रही तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। आप उस मेथड से आराम से इस 25% में से 24% 25% पूरा 100% पूरा ही कर लोगे ग्रामर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आप पाई चार्ट में देख सकते हैं। हिंदी में अगेन शब्द भंडार, शब्द भंडार इज नथिंग बट वोकैबलरी ओनली। समानार्थक शब्द, सिनोनिम, एंटोनिम, पर्यायवाची, वही वही बिल्कुल सब कुछ सेम है, ठीक है। ये जो व्याकरण वाला टॉपिक है देखो, 21% प्लस 5% अप्रोक्सीमेटली 25% हो गया। ऊपर भी क्या था, ग्रामर से कितना आ रहा था, 25% ही आ रहा था। यानी कि हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि आपको ग्रामर हिंदी की भी पढ़नी है, ग्रामर इंग्लिश की भी पढ़नी है, वोकैबलरी हिंदी की भी पढ़नी है, वोकैबलरी इंग्लिश की भी पढ़नी है, मुहावरे हिंदी के भी पढ़ने हैं, मुहावरे इंग्लिश के भी पढ़ने हैं, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का भी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी का भी आएगा, समझ रहे हैं। बस एक एक्स्ट्रा पार्ट है वाक्य के अंग पहचानना, ये हिंदी में ही आता है, कि सेंटेंस लिखा होगा उसमें किसी एक वर्ड पे अंडरलाइन कर दिया होगा, और बोलेंगे कि ये क्या है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है ये वर्ड, ठीक है। या पूरा एक 2-3 वर्ड का ग्रुप भी हो सकता है। अब ये हिंदी हो गया। ये हमारा लास्ट था नॉन फार्मा सब्जेक्ट्स में, कि हिंदी को कैसे सॉल्व करें, ठीक। हिंदी में क्या क्या आएगा, सॉल्व कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी आपको नीचे। अब देख लेते हैं फार्मा सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इस पे आपका ध्यान ऑब्वियसली जा रहा होगा टॉप सब्जेक्ट्स पे, लेकिन टॉप सब्जेक्ट्स से ज्यादा ध्यान आपको देना चाहिए इस पे। ये क्या है, डोज कैलकुलेशन एंड पोसोलॉजी। क्या है डोज कैलकुलेशन एंड पोसोलॉजी? इज जस्ट अ टॉपिक, है ना, सूटिक्स का एक टॉपिक ही तो है ये। एक टॉपिक से अप्रोक्सीमेटली 3.5% सवाल आ जा रहे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3.5 नंबर का सवाल सिर्फ एक टॉपिक से आ रहा है। इसका मतलब ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप खुद समझ सकते हैं। डोसेज फॉर्म्स, इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिक्स से 18%, फार्माकोलॉजी से 16%, 17% अप्रोक्सीमेटली, और केमिस्ट्री से 15.60%, और ये HAP एंड बायोकेमिस्ट्री से 14.73% पेपर है। तो ऑब्वियसली आप अगर यहाँ पे
पाई चार्ट में देखें ध्यान से, तो आधा अगर मुझे पढ़ना है तो मैं क्या पढ़ूंगा? सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स पढ़ूंगा, कोलॉजी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा। कुछ लोगों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो भाई केमिस्ट्री स्किप कर दो, बायो केमिस्ट्री पढ़ो, तो भी तो आधा हो गया आपका पेपर। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लो, माइक्रोबायोलॉजी के सवाल बहुत आसान आते हैं, वेरी डूएबल क्वेश्चंस यार। स्टेलाइजेशन से सवाल आ जाएगा, कोई बैक्टीरिया का कोई पार्ट पूछ लेगा, बोल देगा इसका फंक्शन क्या है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या है, कोई स्टेनिंग आ जाएगी। बहुत सिंपल, बिल्कुल टू द पॉइंट डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक करना बहुत आसान है, और जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है उसके लिए और अच्छा है कि वो इतना सारा सिलेबस खत्म कर सकता है बहुत जल्दी। करेक्ट। केमिस्ट्री अच्छी नहीं भी है तो आपको उस पर पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि यार 20 दिन में केमिस्ट्री अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा उस पर फोर्स नहीं करना है कि केमिस्ट्री अच्छी करूँगा। एनालिसिस से भी अच्छे सवाल आए हैं और टू द पॉइंट सवाल आते हैं इससे, कि जैसे कोई भी टाइट्रेशन के लिए पूछ लेगा कि फिनोल्फ्थलीन जो है उसका एसिडिक मीडियम में क्या कलर आएगा, बेसिक मीडियम में क्या आएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन में इस वाले में अगर हमने बेस में NaOH यूज़ किया है तो इंडिकेटर कौन सा यूज़ करेंगे। ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए टफ होंगे, कुछ लोगों के लिए ईजी होंगे जिन्होंने लैब में परफॉर्म किया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि पढ़ना कहाँ से है। आपने बता तो दिया परसेंटेज वाइज कि यार ये सब आएगा पढ़ लो, पढ़ूं कहाँ से? मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई लेक्चर नहीं देखना, कोई बुक नहीं उठानी, कुछ नहीं उठाना। टेक्स्ट बुक आता है, टेक्स्ट बुक एक ऐप है, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करना है, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, इसका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन खरीदना है। मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं बता दूँ कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे पास इतने व्यूज़ नहीं है कि मेरे पास स्पॉन्सर्स आ जाए, ठीक है। तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, बस क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने जो SSC के एग्ज़ाम्स निकाले हैं, टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही रोल था, मेरे पास टाइम था तो मैंने लेक्चर्स वगैरह भी लिए थे, लेकिन टेक्स्ट बुक के बिना नहीं कर पाता मैं। सिर्फ लेक्चर्स कभी भी इनफ नहीं होते जब तक आप अपने आप को टेस्ट ना करो, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग मतलब टेक्स्ट बुक में जाना है, वहाँ पे DSSB के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, PYQ होंगे, वो आपको ना मॉक टेस्ट की फॉर्म में दिए होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट वो सारे लगाने हैं, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, 100 क्वेश्चंस का डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। उसमें ये सारे सब्जेक्ट के आपके टेस्ट होंगे, लेकिन आपका मेजर फोकस किस पे रहेगा? आपका मेजर फोकस रहेगा मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पे, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट पे आपको मेजर फोकस करना है, क्योंकि जीके तो यार आप नहीं कर सकते अभी फोकस, ठीक है। टाइम नहीं बचा है जीके पे फोकस करने के लिए। हिंदी के लिए मैं बताऊंगा कैसे करना है, हिंदी के लिए भी आप अभी नहीं कर पाओगे जब तक आपने हिंदी पढ़ी नहीं है। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट है इन पर खास ध्यान देना है टेक्स्ट बुक में मॉक लगाते हुए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप डेली एक मॉक लगाओ। डेली एक मॉक लगाओगे मतलब डेली 100 क्वेश्चंस। 19 दिन बचे हैं, मैं मान लेता हूँ आपने मॉक लगाए सिर्फ 10 दिन, 10 दिन भी मॉक लगाया तो आपने 1000 क्वेश्चन कर लिए। और आप 1000 क्वेश्चन करके जाओगे ना यार, कोई नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं है ऐसा जो आपके टक्कर में होगा। आपको लग रहा होगा कि 1000 क्वेश्चन में क्या ही हो जाएगा, क्या पता कुछ नया सवाल आ जाए। कुछ नया सवाल नहीं आता यार, कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। 100% तो नहीं तो 95% कंसेप्ट हमेशा रिपीटेड आते हैं। प्रीवियस ईयर लगाने का यही फ़ायदा होता है। टेक्स्ट बुक में क्या होगा, जब आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा ना तो आपको एक एनालिसिस दिया होगा, पूरा ग्राफ व्राफ चार्ट वगैरह सब कुछ कंपेयर करके सब कुछ, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपके वीक टॉपिक्स दिए होंगे कि आपके ये टॉपिक्स वीक हैं और चुपचाप वही टॉपिक जाके पढ़ लेने हैं, ख़त्म बात। मान लो आपको इंग्लिश में पता चला कि आपका जो क्लोज टेस्ट है, एक टॉपिक होता है क्लोज टेस्ट, आपका जो क्लोज टेस्ट है टॉपिक वो वीक है, तो चुपचाप वो टॉपिक जाके पढ़ लेना है। टॉपिक पढ़ना कहाँ से? इंग्लिश का SP बख्शी से पढ़ना है। सर कोई मैथ का टॉपिक वीक हो तो टेक्स्ट बुक में ही सॉल्यूशन दिया होगा, उसी सॉल्यूशन को पढ़ना है, देखना है, तरीका समझना है और फिर नेक्स्ट सवाल लगा देना है। क्या कोई लेक्चर लेना है मैथ का? नहीं लेना। रीजनिंग का कोई लेक्चर लेना है? नहीं लेना। इंग्लिश के लिए क्या करना है, SP बख्शी की एक बुक आती है, बहुत अच्छे राइटर है, बहुत अच्छी बुक है इनकी, ठीक है। अगेन मैं कोई बुक बेच नहीं रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपको लेनी है तो लो, मत नहीं लेनी मत लो। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने SSC के एग्जाम्स कैसे निकाले हैं, ठीक है। तो SSC के लेवल की ही आती है DSSB में जो इंग्लिश है। तो SP बख्शी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे।
अगर आप इनकी बुक पढ़ लेते हैं तो। जीके के लिए क्या करना है, जीके का जो करंट अफेयर वाला टॉपिक है वो तो आप, एक बुक आती है स्पीडी, स्पीडी जो है ना हर महीने आती है, एवरी मंथ आती है, और एक साल के प्रीवियस पूरे एक साल के करंट अफेयर होंगे। सपोज आप सितंबर मंथ की लोगे तो सितंबर मंथ में 1 अगस्त 2024 से लेकर के पूरे सितंबर तक 30 सितंबर तक के सारे करंट अफेयर होंगे। बहुत पतली किताब होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली किताब, ठीक है, बिल्कुल RM मेहता से आधी मान लो पतली किताब होती है, या RM मेहता जितनी मान लो पतली सी बुक होती है, और वो पढ़ सकते हो आप अगर आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं तो। और मेरे ख्याल से करंट अफेयर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी, लेकिन आपका मन है तो आप पढ़ लो, ठीक है। जीके के लिए बाकी जो स्टैटिक टॉपिक है उस पर क्या करना है, पॉलिटी करना है, बायोलॉजी करनी है, और साइंस के सारे सब्जेक्ट आपको ख़त्म करने हैं, और ज्योग्राफी करनी है। अब ये कहाँ से करना है, लूसेंट से करना है भाई। लूसेंट का डेली पेज उठाओ, डेली 4 पेज पढ़ो, ठीक है। 4 पेज मतलब आगे पीछे मिला के 2 पेज होते हैं, ठीक है, 1 पेज 2 पेज। जैसे अगर ये बुक है तो ये पूरा 1 पेज माना जाएगा, ये 2 पेज माना जाएगा, इसके पीछे वाले में 1 पेज ये माना जाएगा, और इसके पीछे वाले में 1 पेज ये माना जाएगा, मतलब टोटल 4 पेज हो गए। 4 पेज पढ़ो डेली, आराम से गारंटी दे रहा हूँ 19 दिन में पूरा का पूरा आप स्टैटिक जीके खत्म कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो। हिंदी के लिए एक चैनल है यूट्यूब पे, निधि अकेडमी, निधि मैम है, वो पढ़ाती हैं। उनसे अच्छी हिंदी नहीं पढ़ा रहा है कोई मेरे ख्याल से, अगर पढ़ा भी रहा हो तो भाई नो ऑफेंस, मैंने निधि मैम से ही पढ़ी है, तो अच्छी हिंदी पढ़ाती हैं वो, ठीक है, तो आप उनसे हिंदी पढ़ सकते हो। चलो फार्मा पे आ जाते हैं। अगेन पोसोलॉजी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। DSBM ये सब माइनर सब्जेक्ट हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं। फार्मास्यूटिक्स के लिए क्या करना है, फार्मास्यूटिक्स के लिए अगेन यार फार्माकोलॉजी ये सब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी बुक उठानी है, आप सबको पता है कि इसके लिए क्या स्टैंडर्ड बुक आती है, क्या स्टैंडर्ड बुक नहीं आती है। मैं बस क्या मतलब मैं ये स्लाइड से आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल देके। सपोज ज्यूरिस है, आप सबको पता है ज्यूरिस में फार्मेसी एक्ट आता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट आता है, पेटेंट एक्ट से भी सवाल आ जाता है कभी कभी कि वो कब आया था, सेक्शन 3D क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्यूरिस लेके ही बैठना है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे जाना है, सॉरी ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपना लिंक दिया हुआ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। उसमें क्या हुआ है, ये जो DSSB का पेपर हो रहा है इसका ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस डाउनलोड करना है। उसमें जैसे कि ये ज्यूरिस का सिलेबस दिया हुआ है, ज्यूरिस के सिलेबस में क्या दिया है ध्यान से देखना, फार्मेसी एक्ट दिया हुआ है, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन दिया है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दिया है, बस ख़त्म। कोई मैजिक रेमेडी एक्ट नहीं दिया, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट नहीं दिया, NDPS एक्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो वो पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। जब मेरे सिलेबस में ही नहीं है वो, तो मैं क्यों ध्यान दूंगा उसको। यानी कि ये 4 चीज़ें पढ़ के, 4 चीज़ें भी नहीं है देखा जाए तो 3 ही चीज़ें हैं, क्योंकि इस वाले से तो बहुत आसान सवाल आते हैं, सब लोग तुक्के मार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के अगर मेरा 10% कवर हो रहा है, 3 टॉपिक पढ़ के मैं 10% सवाल यानी कि 10 सवालों के आंसर दे पा रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है मुझे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो चुपचाप सिलेबस डाउनलोड करना है, उसी सिलेबस पे स्टिक रहना है। अगर सिलेबस में ये लिखा है ना कि इमल्शन में मैं बस इमल्शन के टेस्ट पूछूंगा, तो इमल्शन के टेस्ट ही पढ़ के जाने हैं। मैं ये लिख कर दे नहीं सकता 100% ऑब्वियसली कि यार यही पूछेगा, लेकिन अगर उसने इमल्शन टेस्ट लिखा है तो इमल्शन टेस्ट पूछने के चांसेस इज मोर एनीवे, मोर देन एनी अदर थिंग इन इमल्शन। अगर उसने बोला है कि टैबलेट कोटिंग पढ़ के जानी है, ठीक है, टैबलेट कोटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो आपको पता है कि टैबलेट कोटिंग आने के जो चांसेस हैं वो बाकी टैबलेट के किसी भी टॉपिक से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सिलेबस पे स्टिक रहना है, और करना क्या है, डेली 100 MCQ लगाने हैं। 100 MCQ कैसे ढूंढने हैं, कैसे निकालने हैं, वो सब मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप चाहो तो ChatGPT की मदद ले सकते हो, ठीक है, ChatGPT को कमांड दे सकते हो कि आप ऑफिशियल सोर्स यूज़ करो। सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट देना कि आप ऑफिशियल सोर्स यूज़ करके आप
100 MCQ निकालो, 100 क्या पता ना भी निकाल पाए तो 50 निकलवा लेना, 50 MCQ 50 MCQ, और बोलना कि वेरी हार्ड लेवल MCQ निकाले। उसके वेरी हार्ड लेवल भी बहुत आसान होते हैं, ठीक है। ना भी हो तो डरना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। एक छोटी सी नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक में क्या करना है, जो MCQ आपसे सॉल्व ना हो उस MCQ में क्या कंसेप्ट था वो लिख लेना है, बस। एग्ज़ाम आते आते उस नोटबुक के आपके 10 से 15 पेज भर जाएंगे, उस 10 से 15 पेज को रिवाइज करके जाना है। वो ऐसे गोल्डन पॉइंट्स होंगे ना, मैंने कई सारे एग्जाम्स में ऐसा किया है, और उस गोल्डन पॉइंट्स में से, मतलब वो जो आपकी नोटबुक बनती है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। करना क्या है, डेली MCQ लगाने हैं। MCQ लगाने के बाद जो टॉपिक आपको नहीं आता वो टॉपिक एक छोटी सी नोटबुक में लिख लेना है। ये आपकी नोटबुक जो है ना मिक्स टॉपिक्स की होगी, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं होगा। हो सकता है ऊपर सूटिक्स का लिखा हो, नीचे कोग्नोसी का लिखा हो, फिर कोलोजी का लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। और ये कॉपी पढ़ के जानी है बस, ठीक है। नॉन फार्मा के लिए क्या करना है, टेक्स्ट बुक लेना है, SP बख्शी की ये लेनी है। टेक्स्ट बुक भी ज़्यादा महंगा नहीं आता यार, 500 से 600 रुपये तक का आता है। मुझे पता है कई लोगों के लिए मुश्किल है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2-3 दोस्त मिलके ना, 2-3 फ्रेंड्स मिलके एक ही सब्सक्रिप्शन ले लो। देखो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक ने आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो रखा है इस पर, बट यार अभी के लिए ले लो, अगर आप 500-600 अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिविजुअली तो। और अगर आप इंडिविजुअली 500-600 अफोर्ड कर सकते हो, मुझे लगता है ज़्यादातर कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं भी कर सकता आप अपने दोस्त से ले सकते हो। क्योंकि अगर आपने कोई एक मॉक टेस्ट दे दिया तो ऐसा नहीं है कि आप वो दोबारा नहीं दे सकते। मान लो आपके फ्रेंड ने किसी एक ईयर का प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दे दिया, PYQ दे दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो मॉक टेस्ट दे नहीं सकते, आप भी ऑन रिपीट वो मॉक टेस्ट दे सकते हो, आपका दोस्त भी ऑन रिपीट वो मॉक टेस्ट दे सकता है, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक की लिंक दूंगा आपको, आप चाहो तो उस लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट के लिए, अगर आपको मेरा कोड नहीं भी यूज़ करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बुक के ऐप में खुद ही डिस्काउंट कोड होता है, आप वो कोड डाल के भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, ठीक है। अगेन वही बात, मैं बेच नहीं रहा हूँ टेक्स्ट बुक, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं लेना चाहिए तो मत लीजिए, बट मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक से पढ़ा है और उन्हें फ़ायदा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं टेक्स्ट बुक के बारे में बता रहा हूँ। एट लास्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे चैनल पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो आ तो रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मतलब जब मैं अपने एनालिटिक्स देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 70% ऑफ माई व्यूवर्स आर नॉन सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ढूंढ के लाना, सारी चीज़ों को एक्सेल में करना, ग्राफ्स बनाना, चार्ट बनाना, ताकि आपके लिए ईजी रहे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे ये इस टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी PDF डालता हूँ, जो भी मैंने वीडियो बनाई है उसकी सारी PDF, एक्सेल वगैरह, जो भी ग्राफ वगैरह सब कुछ होगा वो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने फ़ोन से डायरेक्ट अपने फ़ोन के कैमरा ओपन करके ये QR कोड स्कैन करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, या फिर ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।